हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको हम समझते हैं और इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि मैंने आपको काफी सारे टॉपिक एक सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपको कवर कराए हैं। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप लोग कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग भाई आप परचेज कर लीजिए दिशा पब्लिकेशन की सीटेट की बुक, जो कि सबसे बेस्ट बुक है। सीडीपी की बुक एक अलग अवेलेबल है, मास्टर बुक अवेलेबल है, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे आप एक अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशन के साथ में सही दिशा में। ओके, तो भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो सो दैट आप सभी को नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ से सीटेट के एग्जाम या फिर अगर हम स्टेट टेट के एग्जाम की बात करें, जितने में रीट यूपी टेट व्हाटएवर, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए और स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम सबसे पहले बात करते हैं समावेशी शिक्षा है क्या, है ना। कि एक सेकेंड, सॉरी, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि सबको समाहित करना, है ना, सबको एक साथ लेकर के चलना। ओके, तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सामान्य बालक मीन्स जिन बच्चों का आईक्यू नॉर्मल है 90 से 110 के बीच में है वो बच्चे, और साथ ही साथ विशिष्ट बालक, है ना, जिन बच्चों का आईक्यू 90 से 110 के नीचे है या जिन बच्चों का इनके ऊपर है। ओके, तो ये बालक आपके आते हैं सामान्य तो नॉर्मल आईक्यू वाले, और इस सामान्य आईक्यू से ऊपर या नीचे वाले जो बच्चे हैं वो विशिष्ट बालकों में आते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन में इन सभी तरह के बालकों को एक साथ पढ़ाने के बारे में बात करी जाती है। तो भाई ये समावेशी शिक्षा आपकी है, चाहे वो बच्चा मंद बुद्धि हो, चाहे वो बच्चा बहुत होशियार हो, चाहे वो बच्चा जिसको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चाहे जो बच्चा जिसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चाहे एक नॉर्मल बच्चा, इन सबको हम एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। ओके, ये है समावेशी शिक्षा हमारी। ओके, अब देखो आकर के समावेशी शिक्षा में हम जब सब बच्चों को इंक्लूड तो कर ले रहे हैं, लेकिन अब इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इनको हम पढ़ाएंगे कैसे। तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे को हम भाई समान तरीके से तो नहीं पढ़ा सकते हैं, हमें कुछ विशिष्ट गतिविधियां करनी पड़ती हैं, कुछ स्पेशल अप्रोच यूज करनी पड़ेगी ताकि इनको हम पढ़ा सकें। हम ये नहीं कह सकते कि इनको आप क्लास से अलग कर दो वहां पर पढ़ाओ जाकर के, नहीं, हम कुछ स्पेशल मेथड का यूज करते हुए इन बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो समावेशी शिक्षा डाइवर्सिटी को इनकरेज करता है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, हर एक बच्चा अलग अलग भाषा को बोलता है, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है, तो अलग अलग कल्चर कस्टम ट्रेडिशंस को वो लेकर के आता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को वो लेकर के आता है। तो बेसिकली जो इंक्लूसिव क्लासरूम में है वो डाइवर्सिटी को इनकरेज करते हैं, वो विविधता को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। अब हम बात करते हैं समावेशन नीति। तो समावेशन नीति का मतलब यहाँ पर ये है कि इंक्लूजन पॉलिसी के ऊपर भी ये लोग फोकस करते हैं। इंक्लूजन पॉलिसी का मतलब है कि हर एक बच्चे को एक साथ पढ़ाने की भी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भाई चाइल्ड सेंसिटिविटी मीन्स बच्चों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, ठीक है। सेंसिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी बच्चे जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं है, अब उनको डांट फटकार तो नहीं सकते हैं, तो उनके प्रति हम सेंसिटिव हो जाते हैं। ये एक समावेशी शिक्षा की खासियत है। अगला है, इस तरह की जो शिक्षा देते हैं उन टीचर्स में बच्चों के प्रति लगाव और पेशेंस बहुत नीडेड, क्योंकि कुछ बच्चे हैं
जो जल्दी सीख ले रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो देर से सीख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों के प्रति हमें लगाव और धैर्य दिखाना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है हमको। ओके, तो ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टीचर में सबसे अच्छा जो गुण होना चाहिए वो पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंस अगर है तो वो हर एक बच्चे को डील करने की क्षमता रखता है। ओके, और सबका साथ सबका विकास, हम ये चीज मेक श्योर करते हैं समावेशी शिक्षा में कि हर एक बच्चे का विकास हो और सबको हम एक साथ लेकर के चल सके, ठीक है। तो भाई समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है समावेशी शिक्षा का, क्यों नहीं हम इनको अलग अलग करके पढ़ाते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मोटिव यही है कि जो कैपेबल बच्चे नहीं हैं उन सबको समाज की मुख्य धारा के साथ में जोड़ा जाए, उन सबको समाज के मेन स्ट्रीम में लेकर के आया जाए, ठीक है। ये मोटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ओके, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब आपका ये है कि एक शिक्षक के लिए हर एक बच्चा समान है, किसी को वो ज्यादा प्रायोरिटी या कम प्रायोरिटी नहीं दे, है ना। समान दृष्टि से देखे एक शिक्षक हर एक बच्चे को। तो ये है शिक्षण के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। ओके, अगला है उनकी जो मानव संसाधन क्षमताएं हैं, मींस जो भी एक्सपीरियंस वो लेकर के आते हैं, जो भी चीजें वो लेकर के आते हैं अपने बैकग्राउंड से, तो उन चीजों को हम एज अ रिसोर्स यूज करेंगे, उनको इग्नोर या अवॉइड नहीं करेंगे। हम कभी भी बच्चे को हम इग्नोर या अवॉइड नहीं करेंगे, हमेशा उन सभी चीजों को हम एज अ रिसोर्स ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों के बारे में कि भाई विशिष्ट बालक क्या है। देखिए आकर के एक बच्चा जो एवरेज तौर पर, एक सामान्य तौर पर या औसत तौर पर सामान्य बच्चों से एकदम अलग होते हैं, ठीक है। मीन्स जो सामान्य बच्चे, इनका IQ 90 से 110 के बीच में होता है। अब इन बच्चों से जो बच्चे एकदम अलग होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्या, विशिष्ट बालक इनको हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। अब क्रो एंड क्रू ने एक स्टेटमेंट दिया, ऐसे बालक जो अपनी ओर अपनी विशिष्टता के कारण, है ना, ध्यान आकर्षित कर लेते हैं हम लोगों का, ओके, या अपने बिहेवियर से हमारा अपनी ओर प्रभावित कर लेते हैं, तो ऐसे बालकों को हम कहते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। अब आप विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे करोगे भाई, है ना, क्योंकि भाई क्लासरूम में विशिष्ट बालक है तो उनको पता भी तो लगाना हमें जरूरी है कि ये बच्चा विशिष्ट बालक में आता है कि नहीं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, इनको ऑब्जर्व किया जाए। चिकित्सीय परीक्षण मीन्स मेडिकल एग्जामिन किया जाए इन बच्चों को, ठीक है, या हम इनका मेंटल टेस्ट ले सकते हैं, या इनकी जो एकेडमिक रिजल्ट है, ऑब्वियसली बात है वो सीधा बता देंगे बच्चा कितना होशियार है, कितना बुद्धू है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अगला है इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि बच्चा कितना होशियार या कितना बुद्धू है। अगला है समाज मिति और साक्षात्कार के द्वारा हम पता लगा सकते हैं बच्चा कितना बुद्धू या कितना होशियार है, क्योंकि समाज मिति में हम लोगों से पूछते हैं, आसपास के लोगों से, कि भाई बच्चा कितना पढ़ने में अच्छा है, ओके, ये बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं बच्चे के बारे में, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है कि हम बच्चों से इंटरैक्ट करें, ओके, सीधा हम बच्चों से बातचीत करें, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा होशियार है, कमजोर है, ठीक है। तो ये एक चीज आपकी हो गई, ओके। यहाँ तक आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। आगे बढ़े हम लोग, बोलो भाई, प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए आप सब लोग, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। आपके फ्रेंड भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनके साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। आइए अब हम बात करेंगे पिछड़े बालकों के बारे में, ठीक है। तो देखिए आकर के जो पिछड़े बालक हैं, इन बालकों के ऊपर अध्ययन किया है सिरिल बर्ट ने, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है शैक्षणिक लब्धि को निकालने का। देखो आकर के जो शैक्षणिक लब्धि है ना, एजुकेशनल क्वोशंट जिसे हम कहते हैं, इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको इन्होंने ही दिया, सिरिल बर्ट ने ही दिया है। तो शैक्षणिक लब्धि यानी कि EQ बराबर शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु यानी कि
EA एजुकेशनल एज, ठीक है, और बटे हमारी वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100। तो इससे हम निकाल सकते हैं बच्चे का एजुकेशनल क्वोशंट। ओके, जैसे IQ निकालते थे उस तरह से, ठीक है। चलिए, तो भाई सिरिल बर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पिछड़ा बालक वह बालक है जिसका IQ 85 से कम होता है। IQ नहीं, एजुकेशनल क्वेश्चन, सॉरी। जिसकी शैक्षणिक लब्धता 85 से कम होती है वो बच्चा आपका आता है किसमें, पिछड़े बालक में आता है। और ये इवन अपनी क्लास में अपनी कक्षा से नीचे का काम तक नहीं कर पाते हैं। कक्षा 5 में बच्चा है वो 4th क्लास तक का काम ना कर पाए। ओके, तो वो बच्चा पिछड़े बालकों में आता है। अब एक स्टेटमेंट बार्टन हॉल का भी है कि उसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी वास्तविक क्षमता से कम होती है। मीन्स एक 10 साल का बच्चा है वो भाई 8 साल के बच्चे तक का काम ना कर पाए, तो ये पिछड़े बालक में आते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल बच्चे या अपनी सेम एज के बच्चों के अकॉर्डिंग वो है ना उनसे पिछड़ चुके हैं वो बच्चे, ठीक है। तो भाई पिछड़े बच्चों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बच्चा फिजिकली कोई प्रॉब्लम है अगर, तो बच्चा पिछड़ जाता है ना। कोई मेंटली अगर उसको प्रॉब्लम है तो बच्चा वहां पर पिछड़ जाता है। इमोशनली या अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो भी बच्चा पिछड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब रीजन हो जाते हैं एक बच्चे के पिछड़ जाने के। हमारा एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं तो एक बच्चा पिछड़ जाता है, ओके। या पैसे नहीं है, इकोनॉमिक बच्चा बहुत पुअर है ना, तो उस तरह से बच्चा पिछड़ जाता है। तो ये रीजन होते हैं। सोचो एक बच्चा कोई बहुत होशियार है लेकिन उसको प्रॉपर रिसोर्सेज ही ना मिल पाए, तो अभी फिर वो वहां पर एक रीजन हो जाता है बच्चे के पिछड़ जाने का। ओके, आइए अब हम बात करेंगे पिछड़ेपन के आधार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पिछड़ेपन के आधार में मानसिक मंदता, बुद्धि के आधार पर एक बच्चा पिछड़ जाता है। एक है शैक्षिक उपलब्धि यानी कि एक शैक्षिक मंदता के आधार पर बच्चा पिछड़ जाता है, ठीक है। तो ये दो रीजन हो गए आपके, एक दो बेस हो गए आपके एक बच्चे के पिछड़ जाने के। तो भाई इन बच्चों की विशेषताएं क्या क्या हैं इनको देखिएगा आकर के। इनकी जो सीखने की गति होती है वो बहुत स्लो होती है, धीमी गति होती है इनके सीखने की, ठीक है। हो सकता है, ये माइट बी पॉसिबल है, 100% पॉसिबल ये नहीं है आपका कि भाई ये बच्चा बुद्धि लब्धि में निम्न होगा। बुद्धि लब्धि में कमी के कारण बच्चा पिछड़ सकता है ये, लेकिन ये एक 100% रीजन नहीं है बच्चे के पिछड़ने का, ओके। हो सकता है लेकिन, या मेंटली वो अस्वस्थ हैं, या बिहेवियर अच्छे से नहीं कर पाता है, जीवन के प्रति बहुत ज्यादा हतोत्साहित डिस्करेज फील करता है, तो भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। अब कारण क्या है भाई इसके पिछड़ने का? कुछ तो कारण होगा ना जो बच्चा एक पिछड़ जाता है। तो इसके पीछे कारण आपका ये है कि फैमिली सिचुएशन, कभी कभी फैमिली की स्थिति ठीक नहीं होती है ना। जैसे जो बच्चा जो चीज चाहे वो उसको मिल जाए, ओके, या एक बहुत अच्छी उसको एजुकेशन मिल जाए स्कूल में, मान लो एजुकेशन में मिल गई, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से भाग जाते हैं, तो ये एक कारण आपका हो गया। परिवार में कभी कभी बहुत झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, तो ये एक रीजन आपका हो गया बच्चे के पिछड़ जाने का, ठीक है। गरीबी एक कारण हो जाता है बच्चे के पिछड़ जाने का, ओके, निर्धनता है तो पिछड़ जाता है, ओके। समटाइम्स इन सम केसेस, कभी कभी बौद्धिक क्षमता में कमी है तो भी एक बच्चा पिछड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई। चलिए, तो ये कारण हो जाते हैं बच्चे के पिछड़ने के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये प्रॉब्लम क्या क्या फेस करेंगे, अगर बच्चा पिछड़ गया है तो कुछ प्रॉब्लम भी तो फेस करेगा, तो इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एक सेकेंड, इन बच्चों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं बच्चे लाइफ के प्रति, करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है इन बच्चों में, या लिखने और पढ़ने की अक्षमता हो सकती है इन बच्चों में, है ना। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है इन बच्चों में, तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं इन बच्चों में, ओके। आप भाई डायग्नोसिस कमी का पता लगाओगे कैसे, दूर करोगे कैसे, तो ये भी तो चीजें करनी है। अब उसको उसके हाल पे तो नहीं छोड़ सकते हम, है कि नहीं। चलो, तो भाई हम उसकी जो भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट कर दें,
ओके, जो भी बच्चे को परेशानी है उसका ट्रीटमेंट कर दें, या हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यहाँ पर यूज करें। ओके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाइक प्रोजेक्ट हो गया, चार्ट हो गया, बोर्ड हो गया, ऑडियो जो चीजें हो गई, इनका यूज करें तो इनसे बच्चा सीख सके। ओके, अगला है स्कॉलरशिप को हम अरेंज करें बच्चों के लिए, तो उसके थ्रू बच्चा वहां पर सीख सकता है। जब कुछ बच्चे होते हैं ना इकोनॉमिक वीक होते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास में, तो इनसे बच्चा वो सीख सकता है। ठीक है, स्पेशल मेथड का यूज करके बच्चा सीख सकता है, कुछ स्पेशल मेथड हम यूज करें वहां पर। ओके, अगला है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दे करके, मीन्स जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारी क्लास में होती हैं, तो हमें हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग वहां पर उसको पढ़ाना पड़ता है। ओके, हम ये नहीं कर सकते कि भाई साहब आए हो तो आओ, नहीं आए हो तो जाओ, वैसा वाला हिसाब किताब नहीं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। अगला है ट्रेन्ड टीचर होने चाहिए इन बच्चों को सिखाने के लिए। ओके, और हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन यानी कि हस्तशिल्प की शिक्षा दे करके इन बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हम कर सकते हैं इन बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे मंद बुद्धि बालकों के बारे में, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो भाई ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी मानसिक क्षमताएं कम विकसित होती हैं, ये बच्चे आते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड में। ठीक है, जो बच्चे जिनकी प्रॉपर मानसिक ग्रोथ नहीं हो पाई होती है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे आते हैं। अब क्रो ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऐसे बालक जिनका IQ 70 से कम होता है, 70 से कम होता है, वो बच्चे आते हैं मेंटली रिटार्डेड में, मानसिक मंद बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, और मंद बुद्धि होने का कारण क्या होता है? तो भाई मंद बुद्धि होने का कारण ये होता है कि भाई कभी कभी माता पिता का दिमाग कमजोर है ना, इनकेस समटाइम। ओके, या मंद बुद्धि है तो वो आनुवंशिकता ट्रांसफर होती, बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है। या कभी कभी ग्रंथीय असंतुलन, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह, तो वो एक रीजन हो जाता है ना। अगला है शारीरिक आघात, या कभी मान लो दिमाग पर कोई भी किसी तरह के सिर में चोट आ गई, कोई भी फिजिकल ट्रॉमा अगर हो गया, तो फिर बच्चा एक मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक है, या हमारे पेरेंट्स की जो एज होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के मंद बुद्धि होने में। एज का मतलब है कि कहीं एक जो प्रॉपर एज होती है उससे कम, या एक प्रॉपर जो एज होती है उससे ज्यादा एज में, है ना, प्रेगनेंसी धारण करने से भाई फिर वो चीज बच्चे के दिमाग के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है, प्रभाव डालती है। अपरिपक्व जन्म, समटाइम्स बच्चा 8.5 मंथ में जन्म ले लेता है, या 8 मंथ में जन्म ले ले, तो फिर वो चीज भी वहां पर मानसिक मंदता का कारण हो सकती है। इनकेस किसी माँ को किसी भी तरह का संक्रामक रोग है ना, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो फिर ट्रांसफर होता है और फिर बच्चे को मानसिक मंदता फेस करनी होती है, मतलब बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल यूज करती है, तो फिर वो एक कारण हो जाता है बच्चे के मानसिक मंद होने का, मेंटली रिटार्डेड होने का। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्या आएंगी, ध्यान दीजिएगा। समस्याएं यहाँ पर ये आएंगी कि फैमिली में उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, स्कूल में उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक जो मंद बुद्धि बालक होता है उसको ऐसे सिचुएशन में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, वहां पर वो कुछ प्रॉब्लम को फेस करता है। ठीक है, तो ये हो गई मंद बुद्धि बच्चों के बारे में कुछ बातें। अब हम बात करते हैं, देखो मंद बुद्धि बच्चे जिनका IQ 70 से बिलो है, कम है, 70 से नीचे वाले हैं, मंद बुद्धि में आते हैं। अब देखो दो संस्थाएं हैं, एक है AAMD यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, और एक है APA यानी कि अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन। इन्होंने बच्चों को 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से 4 टाइप्स है? एक है साधारण मानसिक मंदता, एक है अल्प मानसिक मंदता, एक है गंभीर मानसिक मंदता, ठीक है, और एक है गहन मानसिक मंदता। अब साधारण मानसिक मंदता वाले बच्चे जिनका IQ 52 से 67 होता है, इन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इन बच्चे को ये एडुकेबल है चाइल्ड। ठीक है, इन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे
माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को फेस कर रहे हैं, जिनका IQ 36 से 51 ही होता है, इन बच्चों को हम ट्रेंड कर सकते हैं, ट्रेनेबल होते हैं, ये प्रशिक्षण योग्य होते हैं। ठीक है। गंभीर मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ना तो ट्रेन कर सकते हैं, ना तो पढ़ा सकते हैं, ये जीवन पर्यंत दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है। अपने कुछ काम तो कर लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर। और ये वाले बच्चे तो अपने हर एक काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते, डिपेंड होते हैं लाइफ लॉन्ग। ठीक है। तो ये हैं 4 प्रकार आपके, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भाई जो मंद बुद्धि बालक है, इनकी एजुकेशन कैसी होगी, इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो इनकी शिक्षा के लिए हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग करिकुलम हो हमारे पास में, है ना। अब ये नॉर्मल करिकुलम के थ्रू तो नहीं समझ पाएंगे चीजों को, आप हाई लेवल की एक्टिविटीज कराएं नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाएंगे, तो इन्हीं के लेवल का करिकुलम होना चाहिए। ठीक है। एक स्पेशल टीचिंग मेथड आपको यूज करना पड़ेगा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इनके लिए हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था करी जाए, इनके बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आए जाए, तो ऐसा कुछ करके इन बच्चों को हम एडुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों के बारे में कि गिफ्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं। अब देखो, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, इन बच्चों का IQ 140 प्लस होता है। ठीक है। मंद बुद्धि बालकों का IQ 70 था, बिलो 70, और जो गिफ्टेड चाइल्ड है इनका IQ 140 प्लस होता है। तो टॉरेंस ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई प्रतिभाशाली बालक वो बालक है जो मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है। उत्तम निष्पादन करते हैं, ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो कुछ उनकी विशेषताएं हैं। देखो, अगर के ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ना। ये मत समझना कि मजाक मजाक में सब बस पढ़ा दिया जा रहा है, कुछ आएगा नहीं, तो काम आएगा आपको 110%। बस शेयर करते रहिए और आप नोट्स बनाते रहिए इनके। ठीक है। और इसके अलावा और आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की, है ना। या आप और बढ़िया तैयारी के लिए आप लोग इनका जो मॉक टेस्ट है या जो प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक है आप उनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इनके थ्रू आप लोग एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करने मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या है कि ये अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। कह पाते हैं ये अपनी चीजों को। अगला है, थोड़ा फास्ट ये काम करते हैं, है ना। तीव्र गति से ये काम करते हैं, इन्हें कि एकदम धीरे 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 कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, फास्ट अपना काम करते हैं। ओके। अगला पॉइंट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही माहिर होते हैं ये लोग। ठीक है। प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। अगला है, सेंसिटिविटी होती है इन बच्चों में, मतलब संवेदनशीलता होती है, मजाक नहीं बनाते, किसी की बेइज्जती, इंसल्ट, है ना, रैगिंग नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये बच्चे। टॉलरेंस पावर इनकी हाई होती, किसी ने कुछ कह दिया तो ये नहीं चिढ़ गए या उससे रिवेंज ले रहे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सहनशीलता होती है इन बच्चों में। ठीक है। तो ये है। अब देखो भाई, प्रतिभाशाली बालक है, अगर आप इसको सही से ट्रेन नहीं करेंगे, आप इनको सही से नहीं पढ़ाएंगे, तो आगे चल करके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन बच्चों में। क्योंकि अगर इनको सब कुछ आता है, अब आप एक नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो फिर बच्चा तो बोर होना शुरू हो जाएगा, वो इधर उधर की एक्टिविटीज करेगा, वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और फिर वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड में तब्दील हो जाएगा। ओके। तो इसलिए आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा कि हमारा जो करिकुलम हो या जो हम चीजें पढ़ाएं वो आसान नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी टफ हो, है ना, इजी नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा इनके एडजस्टमेंट पर। अब इन बच्चों को एडजस्टमेंट से बचाने के तरीके क्या है, मीन्स कैसे हम इनको बचाएंगे एडजस्टमेंट, सॉरी माल एडजस्टमेंट से, कुसुमायोजन से, कि ये बच्चे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड ना बने। तो भाई करिकुलम बहुत ही डिटेल में डीप होना चाहिए, इनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है। एक हर एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए पूरा करिकुलम होना चाहिए इनके लिए।
अगला है इनको हम प्रमोट कर दें, मीन्स मान लो कक्षा 4 में है बच्चा और सब कुछ उसको आता है तो उसको आप 5th क्लास में डाल दो। ओके, तो इसको प्रमोट कर दो, एक्सेलरेट कर दो इस बच्चे को। ओके, अगला है इनके लिए क्वालिफाइड और इफेक्टिव टीचर होने चाहिए भाई पढ़ाने के लिए। नॉर्मल कोई टीचर होगा उसको तो ये आई मीन पागल वागल बना के भगा देंगे क्लास में ना, इरिटेट कर देंगे, वो चुपचाप चला ही जाएगा। तो योग्य और प्रभावकारी शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, हाँ, इनके लिए स्पेशल क्लासरूम होने चाहिए। ठीक है, इनको स्पेशल क्लासेस में भी हम पढ़ा सकते हैं। तो ये थी बात हमारे प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो अध्ययन किया है प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर वो हैविंगहर्स्ट ने अपने एक पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं को विकास करना है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक इनरिच्ड और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम वही है जहां पर एक बच्चे की जितनी भी टैलेंट है उन सबको डेवलप किया जाए। ठीक है, उन सबको ध्यान में रखा जाए। तो वो आपका होता है एक इनरिच्ड करिकुलम, है ना, एक प्रॉपर सक्सेसफुल कार्यक्रम प्रोग्राम होता है बच्चे को हैंडल करने का। तो ये बातें थी आपके प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। ठीक है, अगला जो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, अलाभान्वित यानी कि वंचित बालकों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भाई इससे पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी है जो कि ओपन है ना। इससे पहले कि वो प्लेलिस्ट आपके लिए प्राइवेट हो जाए उसको आप देख करके पूरे नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश करी है ना। जैसे जैसे आपका सीटेट का सिलेबस है उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपके हो सकते हैं स्टेट टेट के, ठीक है, स्टेट टेट के, हम उनको भी कवर करेंगे वहां पर। तो बेस्ट हो जाएगी आपकी तैयारी यहाँ पर, है कि नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप बुक परचेज कर लीजिए भाई दिशा पब्लिकेशन की। ओके, दिशा पब्लिकेशन की आपकी बेस्ट बुक है, उनको आप परचेज करिए और तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए उन बुक्स की। ठीक है, उन बुक्स से आप समझिए, नहीं समझ आए आप मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। सीडीपी की बुक्स बहुत अच्छी, सीडीपी की बुक बहुत अच्छी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। सारी बुक हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। वन मोर थिंग कि आपका जो यहाँ पर, हाँ, मॉक टेस्ट के लिए भी आपको बुक मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस यानी कि प्रीवियस ईयर की भी आपको यहाँ पर बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए बुक को परचेज करो बेटा, तैयारी करना शुरू करो। दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। फिर ये ना हो कि अब तो भाई मौका नहीं मिला, काश हमने बात सुन ली होती और तैयारी कर ली होती, है कि नहीं। तो वो चीज नहीं होने देना है और कंप्लीट तैयारी करना है आप सबको। ठीक है, चलिए, तो भाई लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगी कि हर एक चीज को समझते हुए आप लोग लिखिएगा, यानी कि जस्ट मेरी स्लाइड में लिखा है तो आपने उसको राइट डाउन कर लिया। अंडरस्टैंडिंग के साथ में जब आप नोट्स बनाएंगे तो लास्ट टाइम आपको बस रिवाइज करना रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी और इसी पर बेस्ड आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है, तो भाई अब हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में आई गेस अगले मंडे को, क्योंकि क्लासेस की जो टाइमिंग है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM है। इससे पहले की क्लास मिस हुई थी, कुछ रीजन था। ठीक है, तो टाइम वगैरह की थोड़ी सी कमी थी इसलिए नहीं आपका आ पाया था। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली एक नई क्लास में मंडे को। तो भाई चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर करिए, पसंद आई हो तो लाइक करिए। वन मोर थिंग, आप लोग इसको शेयर जरूर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो भाई अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। और पूरा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आपको कवर करा ही दिया है और इसके बाद में आपका हम स्टार्ट करेंगे वंचित बालकों से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसी वाले उसमें हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज वगैरह को भी कवर करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।